जिस दिन आपका प्री ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसी दिन से 1-2 दिन का ब्रेक लेके थोड़ा सा अनवाइंड हुइए। अब मेंस की तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो आप उसी साल के मेंस में अपीयर करेंगे। गॉड फॉरबिड अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के ग्राइंड में इन्वॉल्व रहना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो मेंस की तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। प्री और मेंस के बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पे टेस्ट लिख के देखिए, ठीक है। आंसर राइटिंग कितने टेस्ट लिखने चाहिए दैट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मैंने चारों जीएस के पेपर्स के एक एक टेस्ट लिख के देखे थे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिख के देखे थे। अपने ऑप्शनल के मैंने 5 टेस्ट लिखे थे बिकॉज आई हैड जॉइंड अ टेस्ट सीरीज़। मैंने थोड़े कम ही लिखे। जनरली लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लिखने चाहिए, परहैप्स आपको 8-10 टेस्ट पेपर 10-15 में से निकल जाना चाहिए। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ये लगता है कि मेरी जो प्री से पहले के जो 4-5 महीने मैंने डेडिकेटेड तैयारी की थी आंसर राइटिंग की, एवरी सिंगल डे आई रोट आंसर, तो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं था। टाइम मैनेजमेंट कहीं कहीं हो रहा था, मतलब दिमाग में आ रहा था कि ठीक है कुछ कुछ सही चल रहा है। तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो प्री के बाद का समय इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। कई बार कुछ एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें परहैप्स आपको उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि व्हाट टू राइट हियर। जैसे दिस ईयर ऑल्सो अ फ्यू क्वेश्चंस वर देयर। उससे पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जिसका बच्चों को कुछ अंदाज़ा नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस में मतलब एकदम से सिर्फ तुक्का मार के कुछ लिख देना इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल यूएन स्कैप का क्वेश्चन था आपकी बार पेपर नंबर 2 में। काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता था, पूछ रखा था कि स्कैप के कौन कौन से कमीशंस हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली खाली मत छोड़ के आइए। यूनाइटेड नेशंस बॉडी का ज़रा सा लिख दीजिए कि यूनाइटेड नेशंस इज़ अ बॉडी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्ला ब्ला ईयर, इट हैज़ फॉलोइंग ऑर्गन्स, यूएन स्कैप इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गन्स। इतना भी लिख देंगे ना तो क्वाइट पॉसिबल कि एग्जामिनर टिक करके 1 नंबर आपको दे देगा। एंड दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग दैट 1 मार्क एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो कंप्लीटली मत छोड़िए, बट साथ ही तुक्का मत मारिए बिकॉज दैट कैन बी एन इंसल्ट टू द एग्जामिनर कि एकदम आप तुक्का मार के आएंगे। अगेन कैनॉट बी एम्फेसाइज्ड इनफ, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। अब की बार कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन था, कुछ कम्युनलिज्म पे था एंड देन द क्वेश्चन की स्टेटमेंट रेड, हाउ डज द फॉर्मर लीड टू द लेटर, ठीक है। हाउ डज द फॉर्मर लीड टू कम्युनलिज्म। मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उसने फॉर्मर को फार्मर पढ़ लिया, ठीक है। मतलब उस टाइम पे ऑफ कोर्स आप बहुत टेंशन में होते हैं एंड ऑल दैट, उसने सिर्फ फार्मर पढ़ लिया तो देखो सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की सेंस चेंज हो गई और उसने कुछ आंसर इस तरीके से लिखा कि हाउ डज द फार्मर कंट्रीब्यूट टू कम्युनलिज्म। वो उस पर कुछ फिर भी लिख के आया तो ठीक है, हेड्स ऑफ टू हिम कि इसका भी इसने कुछ आंसर बना दिया। बट अगैन बी वेरी केयरफुल की स्टेटमेंट क्या है। कुछ अब की बार इस तरीके से भी क्वेश्चन था कि शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह का से रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस टू एलिविएट देयर कंडीशन। तो उस क्वेश्चन में था टू मेजर्स लिखनी थी, मेंशन एनी 2 मेजर्स। जिसने 2 नहीं पढ़ा और अपना सारा ज्ञान वहाँ पे प्रकट करके आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट डजंट गो वेल, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इन वर्ड्स पे ना ध्यान रख लेना। मेरे भी 2 क्वेश्चंस में ऐसी ही गलती हुई थी जिससे स्टेटमेंट पूरा ही सेंस चेंज हो गया। तो बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। आपका 1 मिनट आंसर राइटिंग में कम हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ रखा है। आंसर राइटिंग की मैंने उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, बात कर ली मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसे आके बोल देता है अच्छा तूने ज्योग्राफी का सिर्फ NCERT पढ़ रखा है, तूने और नहीं पढ़ा है, तेरा नहीं निकलेगा, ऐसे नेसेयर से या नेगेटिव टॉक से कीप योर सेल्फ अलूफ। यू हैव गाइडेंस अवेलेबल। अपने सर से आके बात कीजिए, सर ऐसा है क्या, मैंने इतना कोर्स कर रखा है, यहाँ से कर रखा है, डू आई नीड टू कवर मोर। बच्चों कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी किताबें मार्केट से उठा लाते हैं, बट ट्रस्ट मी वो सब रिवाइज़ करने का ना किसी के पास टाइम नहीं होता है। और जब तक आप रिविजन नहीं करोगे तो कोई मतलब ऐसा चैम्प एक्सपर्ट नहीं पैदा होता जिसने एक बार किसी किताब की रीडिंग ले ली एंड द पर्सन कैन रिटेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स। मेरा कुछ कुछ ऐसा मंत्रा था कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, स्पेशली प्री एंड मेन से पहले मैंने हर एक किताब या फॉर दैट मैटर करंट अफेयर्स 4-4, 5-5 बार कम से कम पढ़े थे, ठीक है। 4-4, 5-5 अच्छे वाले रिविजन, और बाकी जो रहता है कि लास्ट मोमेंट पे होता है ना, उस टाइम पे आप किताब को फटाफट फ्लिप कर करके जिन जिन फैक्ट्स या स्टेटिस्टिक्स को फॉरगेट करने की टेंडेंसी रहती है, लास्ट की रिवीजन थोड़ी क्विक वाली वैसी होनी चाहिए कि लास्ट के 1 वीक में जब प्री से पहले रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो जो कुछ आपने स्पेशली हाईलाइट कर रखा हो, किताब पलटी, अच्छा इस पर फलानी चीज़, हाँ ये ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बिल्कुल फैक्ट्स हाईलाइट करके पहले वाली डिटेल रिविजन्स होनी चाहिए। मेंस में अब हम एक बात करते हैं
थोड़ा पेपर वाइज चलते हैं। पेपर 1 इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वगैरह जो है अपना। तो इसमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा नहीं है, तो मेनली आप बुक्स वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी डू सम स्मार्ट स्टडी। वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल इज़ अ टॉपिक दैट कैन बी विद अ लिटिल बिट ऑफ हंच कैन बी लेफ्ट परहैप्स। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ रखा था, सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1-2 पढ़ लिया था, क्योंकि आउटपुट इनपुट रेशो थोड़ा ख़राब है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर, इस पर बहुत ज़्यादा माथा मत मारिए, डेफिनेटली इट्स एन, कई बार बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एक बेसिक से सॉर्ट से करके इट इज़ सो वास्ट कि पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट मत करिएगा। लिमिटेड एक अपना स्टैंडर्ड प्रिसाइज सोर्स चूज़ किया, वहाँ से किया, ख़त्म बात। बाकी करंट अफेयर्स का थोड़ा ध्यान रखना कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या चल रहे हैं। कमिंग टू पेपर 2, वेरी वेरी डायनामिक। स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, हमारी लक्ष्मीकांत वगैरह हैं, पर ये इतना डायनामिक है कि इंटरनेशनल रिलेशंस, कौन सी कंट्री के साथ क्या चल रहा है, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं लेटेस्ट, लॉ कमीशन ने क्या प्रपोज किया है। सो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाने तो कंपाइलेशंस जो आते हैं आपकी इंस्टीट्यूट दे रही होगी या वेबसाइट्स दे रही हैं, वहाँ से रिवाइज करिए, लेकिन करंट अफेयर्स को लिंक करते जाइए स्टैटिक पोर्शन के साथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक अलग से एक्सेल वगैरह बना सकते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह को, फॉर एग्जांपल हमारा स्पेंड ऑन हेल्थ क्या है, हमारा स्पेंड ऑन एजुकेशन क्या है, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो आपको टिप्स पे रहने चाहिए। पेपर नंबर 3 अगेन डायनामिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। जो भी नए बिल्स आ रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई चाइना से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी नया चल रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में से जब भी आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसे पढ़िए मत, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। द मोमेंट जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल क्रॉप आपके सामने आ गया तो आपको पता होना चाहिए जीएम क्रॉप है क्या। ठीक है, वर्ड देखते ही उसके मीनिंग में जाने की कोशिश कीजिए। बिल्स वगैरह जो आ रहे हैं उन्हें लर्न कीजिए। कमिंग टू पेपर नंबर 4, वन ऑफ द नेग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड पेपर्स, लोग थोड़ा सा इसे लाइटली ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, मतलब दिस पेपर ऑल्सो डज रिक्वायर प्रिपरेशन। इसका भी बहुत डायनामिक है। पिछले से पिछले साल थिंकर्स वगैरह बहुत पूछ लिए थे, जॉन रॉल्स एंड दिस एंड दैट। हमारे वाले में 2017 वाले में उन्होंने मोस्ट अपना फोकस रखा टर्म्स वगैरह पे और सिचुएशंस पे। ठीक है, थिंकर्स वगैरह कुछ नहीं आया। अगेन वेरी डायनामिक, यू कॉन्ट अफोर्ड टू फॉरगेट और इग्नोर वन आस्पेक्ट एंड फोकस ओनली ऑन द रिमेनिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक चूज़ करके उसमें से सारी टर्म्स की डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लिख लीजिए अपने पास एक जगह, छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए, एंड हर एक चीज़ के ना अपने माइंड में एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल याद करके रख लीजिए। आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ बना रखे थे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन द ऑफिस एंड माई बॉस टेल्स मी कि यू आर सपोज टू साइन ऑन दीज फाइनेंशियल्स, जिसमें थोड़ी सी फजिंग की गई है फाइनेंशियल्स की। ठीक है, सो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मेरी जॉब बोलती है कि तुम्हें सही काम करना चाहिए, मेरा मॉरल बोलता है कि तुम्हें साइन नहीं करने चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड मतलब बॉस की तरफ से जो आ रहा है, तो माई लॉयल्टी टूवर्ड्स द बॉस परहैप्स और द फैक्ट दैट ही कैन रूइन माई करियर टेल्स मी कि तुम्हें एटलीस्ट अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर होने की वजह से साइन कर देने चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, स्पेशली उन्हें थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना। ठीक है, एग्जाम्पल्स को एग्जामिनर लाइक सेट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को चीटिंग करानी है, ठीक है, स्कूल वगैरह में सबके साथ होता होगा, दिखा दे थोड़ा सा, या तुम कहते होगे दिखा दे तो उसे ना माइंड में रखिए कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एक तरफ अगर तुम दिखा देते हो तो यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड, ठीक है, लेकिन जब तुम उसकी दिखा रहे हो, उसको अपना पेपर दिखा रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट कि तुम मत करो तैयारी, बिना तैयारी के भी चीज़ें निकल जाती हैं। सो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तरफ से ये हेल्प करने का एग्जाम्पल है कि यू आर हेल्पिंग समबडी, तो उस तरीके से देखिए तो इट्स अ राइट एक्ट, बट दूसरे तरीके से देखें, मॉरली इज़ इट राइट, आपके मतलब कॉन्शियंस के साथ जेल वेल कर रहा है, इन दैट सेंस इट इज़ रॉन्ग। तो एक एक्शन को जज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म वाला प्रिंसिपल है या कई सारे हैं, आप पढ़ेंगे तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स थोड़ा सा याद रखिए। अपनी लाइफ को एनालाइज करके आपने लाइफ में क्या अच्छे काम कर रखे हैं, क्या बुरे कर रखे हैं, उनका मतलब आई डिड दिस, आई जॉटेड डाउन ऑल दोज सो दैट आई कुड यूज़ देम एज एग्जाम्पल्स इन माई पेपर, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प मी बिकॉज मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ किए थे।
इस पेपर को इग्नोर मत कीजिएगा, डेफिनेशंस वगैरह ज़रूर रखिएगा, कोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, ये चार तो मतलब हमारे ऐसे हैं, इनकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंपल सिंपल सी थॉट्स हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़रूर कर लीजिएगा, वेमेन, कैरेक्टर, नेशन बिल्डिंग, एनिमल राइट्स, दिस एंड दैट, एंड गांधी जी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। गांधी जी की तो मतलब किसी भी टॉपिक पे कोई भी थॉट है ना, तो मतलब चाहे उनका वो टैलिस्मैन है, आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन टुडे, दिस एंड दैट, वो लर्न कर लीजिएगा, यू कैन कोट इट एनीवेयर, नॉट ओनली इन GS4 एंड essay बट ऑल्सो इन अदर पेपर्स। मैंने यूज़ किया था GS 1 2 3 में भी, जहाँ पॉसिबिलिटी होती थी, आई यूज्ड कोट्स। Okay, so GS4, as I've told you, please don't ignore this paper, it's important. Coming to essay, essay में मतलब दो तीन छोटे छोटे my bits of advices to you. एक तो करंट अफेयर्स को जो है रिलेट करिएगा, करंट अफेयर्स में से स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकाल के, किसी की कोई अच्छी स्टेटमेंट आई है, जो अच्छी अच्छी सी स्टेटमेंट होती है ना समटाइम, जो एकदम से स्ट्राइक करती है माइंड में, उनका कहीं पे ना लिख के थोड़ा सा वो बना लेना कंपाइलेशन, आई डिड दैट। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ नॉट डेस्टिनी बट ओनली एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। छोटी सी लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैसेज कन्वे करती है कि कुछ करोगे तो तुम अपने डेमोग्राफी के का एडवांटेज रीप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो ठीक है, इंडिया इज़ गोइंग टू बी एट द टॉप स्लॉट, उसको अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिमिलरली विमेन से रिलेटेड वो एक लाइन है कि विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ द ह्यूमैनिटी एंड इफ दिस हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हाउ कैन अ नेशन प्रोग्रेस, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी सी लाइनें अपने बिल्कुल माइंड में याद रखना, ताकि कहीं पर भी आ जाए तो इमीडिएटली लिख सकें। ओके, ऐसे को आप 2-3 स्केल्स पे बिल्ड कर सकते हो, मेरा यही अप्रोच था। पहली बात तो ऐसे की प्रैक्टिस करना, डू इंश्योर कि आपने कम से कम 10-15 ऐसे लिख रखे हों बिफोर यू सिट इन द एग्ज़ाम। ऐसे लिखने से पहले डायरेक्टली कभी लिखना स्टार्ट मत कर देना, थोड़ा सा 15-20 मिनट दिया करो कि आप उसका प्रोफॉर्मा तैयार कर लो कि मेरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ऐसे का। मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कोट के साथ स्टार्ट करूंगा, मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं फ्लॉज डिस्कस करूंगी, मैं बेनिफिट्स डिस्कस करूंगी, मैं सोल्यूशंस प्रपोज करूंगी। स्ट्रक्चर बनाने में गिव गुड 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स में निकल जाएँ तो नो वरीज, बट वहाँ से आपका पूरा स्ट्रक्चर आता है, डिवोट गुड टाइम टू दैट। उसके बाद अपने ऐसे को ना आप एक तो टेम्पोरल स्केल पे बिल्ड कर सकते हो, विच मीन्स समथिंग लाइक एंशिएंट टाइम्स में ऐसे होता था, मेडिवल टाइम्स में ऐसा होता था, मॉडर्न टाइम्स में ऐसा होता था। 2-3 पैराग्राफ आपके इसमें निकल जाएंगे। इंडिया का कंपैरिजन टू द वर्ल्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेटिस्टिक या गुड पैरामीटर, इस पे भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, चाहे वो वेमेन का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, किसी का भी। इंडिया का कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ऐसे में, एक्सप्लोर मल्टीपल डिमेंशंस। वो जो होते हैं ना हमारे GS के पेपर्स में भी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, क्लाइमेट, कल्चर, दिस एंड दैट, रिलीजन, उन सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आप अपने आंसर ऐसे में यूज़ कीजिए। एक पैराग्राफ से जब अगले पैराग्राफ पे आप ट्रांजिशन करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन कॉन्टीन्यूटी और फ्लो बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अभी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बट जब भी आप करोगे 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन, तो बेयर इन माइंड मेरी ये वाली बात ज़रूर ध्यान रखना, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाते टाइम यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ कनेक्टर्स। हैविंग, आपने सपोज सोशल पार्ट डिस्कस कर लिया, सोशल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक वाले पे आ रहे हो तो कुछ इस तरीके से लिखो, हैविंग एक्सप्लोर्ड द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्ला ब्ला इशू, लेट अस मूव ऑन टू द इकोनॉमिक आस्पेक्ट। ये ना कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करता है, एकदम ये नहीं लगता सोशल डिस्कस कर रहा था, अच्छा अब बंदा इकोनॉमिक पे आ गया। थोड़ा सा कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक सिंगल लाइनर, कुछ ऐसे वर्ड्स, नॉट ओनली द सोशल इम्प्लीकेशंस, देयर आर ऑल्सो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्ला ब्ला टॉपिक, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट कॉन्टीन्यूटी रखती हैं। ऐसे में डायग्राम्स अवॉइड करिएगा। कुछ लोग आजकल हेडिंग भी लिखते हैं, ऐसे हेडिंग्स के साथ साथ लिखते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ऐसे लोगों को भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। आई पर्सनली अवॉइडेड राइटिंग हेडिंग्स, रादर मैं डबल अंडरलाइन ज़रूर कर देती थी जब मेरा एक नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है और उसमें जो पैराग्राफ का क्रक्स है कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, उसे थोड़ा मैं डबल अंडरलाइन कर देती थी, बट एज सच हेडिंग नहीं करी। डायग्राम्स वगैरह मत बनाइएगा। ऐसे स्टार्ट करने का और एंड करने का 2 तरीके होते हैं, कई होते होंगे बट आई थिंक जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं। एक तो आप किसी न किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोट्स को तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, संस्कृत की भी कोट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने एजुकेशन का ऐसे ही स्टार्ट किया था। इंग्लिश में लिखा था कि नॉलेज इज़ दैट लिबरेट्स, बट उससे पहले हिंदी में लिखा था या विद्या सा विमुक्ते, सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय एसे। संस्कृत की भी लिख सकते हैं,
जो लिपि होती है वो इंग्लिश वाली होनी चाहिए, लिपि, यू अंडरस्टैंड, इंग्लिश में लिखना, YA या VIDYA विद्या, इस तरीके से। उसके बाद the second important way to start an essay, you can start with anecdotes, ठीक है। NCERTs की किताबें पढ़ के देखना, एक चैप्टर की ज्योग्राफी की है, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह कुछ टॉपिक है, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल स्टार्टिंग कर रखी है ना NCERT की बुक ने। वो बोलते हैं कि ABC, फॉर एग्जाम्पल सीमा इज़ 40 years old and she has come to the city for the first time, and she sees that on the one hand there are tall skyscrapers and on the other hand there are slums, so she is now left wondering whether development leads to inequality, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल सा सिंपल सा इंसिडेंट लेके उन्होंने कितनी प्यारी सी अपना एक स्टोरी बना दी है, बिगनिंग बना दी है। ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स अपने माइंड में याद करके, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्लाइमेट, विमेन, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये सब जो है ना, इन सभी के पहले ही बना के रख लेना, डायरेक्टली पेपर में जाके इन्वेंट मत करना, घर से बना के जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे कोट्स, ऐसा ऐसे आ गया तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, इसका एंड कहाँ पे करूँगा, और कुछ हमारी जनरल कोट्स होती हैं, जैसे उनकी वो एक लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कि वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ विदाउट फियर, ऐसे करके। तो वो बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है, उसमें मतलब इतनी पॉजिटिव टोन है ना कि उसमें है कि इन टू दैट कंट्री ऑफ हेवन ओ माई लॉर्ड, इन टू दैट हेवन ओ माई लॉर्ड लेट माई कंट्री अवेक, कि भगवान मतलब मेरे देश को ऐसे हेवन बना दो, इस तरीके से। ये जनरल सी स्टेटमेंट है, आप अपने ऐसे को एंड कर रहे हैं तो आप ऐसी ब्यूटीफुल सी कोट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने टॉपिक डिस्कस किया, आपने खूब सोल्यूशंस दिए हैं, ऐसा ऐसा करने से क्लाइमेट चेंज भी ठीक हो जाएगा, विमेन का वो ठीक हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन यू कैन एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट कि नाउ एंडिंग द एसे विद द लाइन्स फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर एंड यू कैन राइट दिस थिंग कंक्लूजन। तो दिस वॉज अबाउट एसे। थोड़ा सा मैं बताऊँगी आपको, मेंस में आपका आंसर्स एनरिच करने के लिए जो थोड़ी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह याद रखिए, जैसे मैं बता रही थी, अपना रैंकिंग ऑन वेरियस रिपोर्ट्स, अपना स्पेंड ऑन वेरियस थिंग्स। दूसरा, आप कमेटीज़ वगैरह के नाम ज़रूर याद रखिए, किस इशू पे कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई है, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन में सोल्यूशंस खुद प्रपोज कर रहे हैं ना, दैट कैरीज लेसर वेट एज कम्पेयर टू द सोल्यूशंस प्रपोज्ड बाय एन एक्सपर्ट पैनल। सो कमेटीज़ वगैरह के नेम्स आप याद रखिए। तीसरा, कोट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बाकी में भी अगर लग जाए तो कहीं ना कहीं यूज़ कर लीजिए। Intro body conclusion is the most often repeated format. You should try to stick to that. But let me emphasize, पेपर में टाइम इतना कम होता है कि 20 के 20 क्वेश्चंस में आप परहैप्स ये फॉर्मेट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे डोंट वरी, इट हैपन्स टू एवरीबडी, कोई भी 20 के 20 क्वेश्चन सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं लिख के आता है। तो आपके शुरुआत वाले परहैप्स बहुत अच्छे होंगे, लास्ट वाले में थोड़ी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी, लेट दैट हैपन, बट एंश्योर दैट यू कंप्लीट द पेपर। अगर आपके पास दो चॉइस है ना, कि आप 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे अटैम्प्ट कर रहे हैं वर्सेस 20 क्वेश्चंस एवरेज अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो आई एम सेइंग इट, प्लीज़ फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर पेपर, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। पेपर को कंप्लीट करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख लीजिएगा। या सो दैट वाज अबाउट एनरिचिंग योर आंसर्स, कोट्स एंड ऑल।